हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए साइंस में जो हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, उसी क्रम में ही हमारी अगली क्लास होगी। और इस सेशन में हम पढ़ेंगे आपका जो रासायनिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण है उसको। ठीक है, तो इससे पहले हमारे 13 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें आपकी पात्रता परीक्षा के सिलेबस को फॉलो किया जा रहा है। तो आपने पात्रता परीक्षा का सिलेबस तो देखा ही होगा। उसमें आपके केमिस्ट्री का जो टॉपिक है क्रमबद्ध तरीके से दिए गए हैं। सबसे पहले पदार्थ वाला जो टॉपिक है, मैटर जिसे कहते हैं, ये हमने कवर किया। ठीक है, अब जो पदार्थ है, पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक आधार और रासायनिक आधार पर किया जाता है। तो भौतिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपके भौतिक अवस्थाओं के आधार पर जो अवस्थाएं होती हैं वो आपकी ठोस, द्रव, गैस, और इसके अलावा चौथी और पांचवी अवस्था जो है वो भी हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा आपका जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता, परमाणुओं से। तो परमाणु की जो संरचना है वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा चुके हैं। किस विद्वान ने परमाणु के बारे में क्या कहा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। इसके अलावा आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं, तो कक्ष क्या कहलाते हैं, कक्षक क्या होते हैं। इसके अलावा आपके जो अन्य सिद्धांत हैं, डी ब्रोगली की थ्योरी क्या होती है, अपवर्जन का नियम, ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हर बार 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम इससे पिछले लेक्चर में कवर करवा चुके हैं। ठीक है, तो पदार्थ के पृथक्करण की जो विधियाँ होती हैं, जिसमें आपको ऊर्ध्वपातन, अपसादन, निस्यंदन क्या होता है, ये चीज़ें आपको करा चुके हैं। तो आप सारे जो सेशन हैं वो देख सकते हैं, इनकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। और हमारी बायोलॉजी की भी लगभग जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है वो क्लियर हो चुका है। 60+ क्लासें बायोलॉजी की आपको करवाई हैं, जिसमें आपके पूरे टॉपिक जैसे सजीव जगत, जीवों का 5 जगत वर्गीकरण आपका करवाया। ठीक है, इसके अलावा कोशिका, ऊतक क्या कहलाते हैं, ये चीज़ें आपको बायोलॉजी में, मानव शरीर का संरचनात्मक संगठन, जैव प्रक्रम या अनुकूलन क्या होता है, ये आपको करा दिया है। तो इसकी प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है, वर्ग 2 मेंस एग्जाम बायोलॉजी और वर्ग 2 मेंस एग्जाम केमिस्ट्री के नाम से। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का सेशन हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो उसी क्रम में ये हमारी क्लासेस चल रही हैं पात्रता परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्लास नंबर 14 रहेगी, और इसमें हम रासायनिक आधार पर जो पदार्थ का वर्गीकरण होता है, जिसमें आपको तत्व पढ़ना है, यौगिक पढ़ना है और मिश्रण। ठीक है, तो तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, इसके प्रकार आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या है। इसके बाद मिश्रण में समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। फिर आपको विलयन पढ़ना है, विलयन में विलेय क्या होता है, विलायकता क्या होती है। इसके एग्जाम्पल खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो हमने सेशन आपको दिया हुआ था, उसमें पूरी बेसिक जानकारी पदार्थ के बारे में दी थी कि पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमने आपको जो सामग्री वस्तु होती है वो क्या होती है ये बताया था। फिर वर्गीकरण हमने पढ़ा हुआ था, तो एक बार उस लेक्चर को हम यहाँ पर देखेंगे, जो वर्गीकरण है किस आधार पर किया गया है। ठीक है, तो बार बार आपसे यही कहेंगे कि पिछले लेक्चर आप देख लें, ताकि आप आगे की चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है, जिसको हमने स्टार्ट किया हुआ था, और इसमें एनसीईआरटी का पूरा डाटा और अन्य जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उसका भी डाटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो पदार्थ है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाया था। फिर ये होता है पदार्थ का वर्गीकरण। तो एक तो भौतिक आधार पर जो पदार्थ होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ये आपको बहुत अच्छे से कवर करवाया था। ठीक है, अब यहाँ पर रासायनिक आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो शुद्ध पदार्थ, मतलब जिसमें किसी अन्य पदार्थ का जो है बिल्कुल भी योगदान नहीं होता, एक अकेला पदार्थ स्वतंत्र रूप से रहता है, वो शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, और अशुद्ध पदार्थ अर्थात मिश्रण जिसे हम कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिला दिया जाता है और फिर इसको पृथक किया जाता है। तो शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ, अब पूछ लेता है शुद्ध पदार्थ में कौन कौन से आपके जो है आते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं। ठीक है, और अशुद्ध में आपका समांग और विषमांग मिश्रण आता है। तो इसको भी बताएंगे कि ये समांग क्या होता है, विषमांग
क्या होता है। अब देखिए यही हमें पढ़ना है आज के सेशन में, तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या कहलाते हैं। तो तत्व भी तीन प्रकार के, बेसिकली तीन पढ़ते हैं। आवर्त सारणी जो होती जिसमें धातु, अधातु, उपधातु होती हैं, तो वही होते हैं तत्व। धात्विक तत्व, अधात्विक तत्व और उपधातु जो होती हैं वो हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है। अब यौगिक जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होंगे तो इसको डिटेल से अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ लें कार्बनिक अर्थात जिसमें कार्बन उपस्थित होगा, अकार्बनिक जिसमें कार्बन अनुपस्थित रहेगा। फिर कुछ अपवाद इसके रहते हैं। फिर समांग और विषमांग मिश्रण हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करें आज के सेशन को। तो ये आपको पदार्थ का बेसिकली वर्गीकरण भी याद रखना है, कभी कभी यहीं से बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर जो सेकंड लेक्चर आपको दिया हुआ था उसमें पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, ठीक है। किस विद्वान ने पदार्थ के जो गुण, एक आपका जो चैप्टर है वो दिया गया पदार्थ के गुण। तो जब आप पूरा पदार्थ पढ़ लेंगे तो गुण पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आसानी से आप उसको समझ लेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन जो हमारा रहेगा जिसमें हमें पढ़ना है हमारे तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में और मिश्रण के बारे में, ठीक है। यहाँ आपको सारी चीज़ें करवा चुके हैं, एक एक करके समस्थानिक क्या होते हैं, संभारक क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते, बोर ब्यूरी योजना क्या है, कक्ष क्या है, उपकक्ष क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कहाँ पर भरे जाते, आप बाहु की थ्योरी क्या होती है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है तत्व के ऊपर, ठीक है। तत्व पढ़ेंगे, यौगिक पढ़ेंगे और मिश्रण पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे सेशन आप देखें क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मैटर आपको दिया गया है और यहाँ से जो है आपकी थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रासायनिक संगठन के आधार पर संसार के समस्त पदार्थ को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। जिस तरीके से भौतिक अवस्था के आधार पर तत्व जो भौतिक अवस्था होती है उसके आधार पर पदार्थ तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। उसी प्रकार से रासायनिक आधार पर जो इसका वर्गीकरण किया तो वो तीन प्रकार बताए, एक तो तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब एक एक करके देखते हैं तत्व क्या होते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए तत्व जिसे एलिमेंट्स कहते हैं। तत्व क्या होता है तो अभी आपको बताया शुद्ध पदार्थ है। एक तो क्या है, शुद्ध पदार्थ है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार के किसी अन्य जो है तत्व की भूमिका नहीं रहेगी, ठीक है। तो तत्व शुद्ध या मौलिक पदार्थ होता है। मौलिक का मतलब क्या होता है, जो मूल बिंदु है, केवल अकेला है, ठीक है। जिसे किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि के द्वारा ना तो हम दो या दो से अधिक चीज गुण वाले पदार्थों में हम इसे बांट सकते हैं और ना ही इसे संयोग करा करके संश्लेषित कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है, जैसे ये आपका ऑक्सीजन है तो केवल ये एक तत्व है, क्या है, तत्व है। इसको ना तो हम विभाजित कर पाएंगे और ना ही इससे संयोग करा पाएंगे और संश्लेषित कर पाएंगे, ठीक। अब देखिए दूसरे शब्दों में पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है वो तत्व कहलाता है। जैसे हमने कह दिया हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है, इसमें किसी अन्य तत्व की भूमिका ही नहीं है। और जैसे इसी को हम इस तरीके से कह दें H2O तो इसमें फिर दो अलग अलग क्या मिल गए, तत्व मिल जाते हैं, तो ये फिर एक यौगिक बना लेता है। और यदि हाइड्रोजन अकेले की बात करें तो ये तत्व है, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का संयोग नहीं होता, केवल अकेला रहता है, शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसके प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि कुछ तत्वों के उदाहरण। वैसे कई तत्व हैं लेकिन जो उदाहरण के तौर पर आपको बताया समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे हाइड्रोजन है तो ये केवल एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, ठीक है। वैसे इसको इस तरीके से लिखते हैं, नाइट्रोजन मतलब एक ही प्रकार, इसमें किसी दूसरे तत्व की भूमिका नहीं रहेगी। अब तक जो है 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, तो इन 118 तत्वों को हम आवर्त सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे। अभी बस याद रखिए कितने तत्वों की खोज हो चुकी है, 118। अब तत्व भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो धात्विक तत्व और एक अधात्विक तत्व। तो जब हम धातु और अधातु अलग से आपका चैप्टर दिया गया है, ठीक है, तो धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उनको पूरे डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है, किसका कहाँ पर क्या यूज होता है। तो अभी देखिए जो धातु तत्व होते हैं विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक कहें या कुचालक एक ही बात है, तथा एक ठोस अवस्था में आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं।
तथा ये ठोस अवस्था में कैसे होते हैं, मतलब इससे पतले पतले चादर बनाए जाते हैं, खींच करके इनसे तार बनाए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, आघातवर्ध और तन्य होते। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो है धातुओं का गुण है। इसी से धातु अधातु की पहचान की जाती है कि धातुएं अधातुओं से किस प्रकार अलग हैं, क्योंकि जो अधातु तत्व रहेंगे वो आपके उसमें आघातवर्धनीय और तन्यता का गुण नहीं पाया जाएगा, वो भंगुर होते हैं, क्षण भंगुर टूट जाते हैं, ठीक है। लेकिन धातु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तन्य, मतलब इससे पतला तार बना सकते हैं, फैलाकर इससे चादर बनाई जाती है। इसके उदाहरण हैं जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सब धातुएं होती हैं। अधातु तत्व जो होते हैं विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते। कैसे होते हैं, कुचालक। यहाँ सुचालक है, यहाँ कुचालक है, ठीक है। साथ ही अधातु तत्व भुरभुरे होते हैं और प्रहार करने पर कैसे हो जाते हैं, चूर चूर हो जाते, टूट जाते हैं। इसके उदाहरण याद रखिए, गंधक, फास्फोरस जिसे सल्फर कहते हैं, ब्रोमीन इत्यादि, ठीक है, ये अधातु तत्व हैं। अब यौगिक देखिए, ये हो गया आपका तत्व, तत्व के प्रकार, ठीक है। अब जो धातु अधातु तत्व हैं इनको डिटेल से हम आवर्त सारणी में पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना तत्व क्या है, और तत्व दो प्रकार की, वैसे तीन पढ़ते हैं, उपधातु भी इसी में आता है। अब आता है यौगिक, जिसे कंपाउंड कहते हैं। तो यौगिक क्या होता है, तो यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इसमें जो दो पदार्थ के संयोग से, जैसे जल है हमारा, तो ये दो पदार्थ से बना है, ठीक है, दो परमाणुओं से मिलकर बना, हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन से। लेकिन इनका जो अनुपात है वो निश्चित रहता है कि इसमें हाइड्रोजन के दो अणु हैं, ऑक्सीजन का एक अणु है, मतलब 2:1, ठीक है। तो ये निश्चित अनुपात रहता है, और निश्चित रहता है मतलब शुद्ध है। और अभी आप जब मिश्रण पढ़ेंगे तो उसमें ये अनुपात का पता ही नहीं होता। जैसे हमने कह दिया वायु, तो आपको थोड़ी यहाँ पर पता होगा कि वायु में कौन कौन सी गैसें मिली हैं, इनकी मात्रा कितनी है, ठीक है। तो वो अशुद्ध पदार्थ माना जाता है, ठीक है, कौन सा आपका मिश्रण। लेकिन जो आपका तत्व है और जो आपका यौगिक है ये शुद्ध है। तत्व क्या होता है, इसमें मतलब किसी अन्य जो तत्व होता है उसकी भूमिका नहीं होती, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, वो तत्व कहलाता है। लेकिन यौगिक क्या होता है, तो यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है, लेकिन इसमें दो या दो से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात का रासायनिक संयोग किया जाता है, उससे आपका यौगिक बनता है, और जिसे उचित रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सर्वदा भिन्न गुणों वाले अवयवों में विभक्त भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने जल बना दिया और इसको तोड़ना है तो हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा और ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जल। जल क्या है, ये यौगिक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जल उदाहरण है, ऑप्शन देगा आपको तत्व का है या फिर आपके यौगिक का है, मिश्रण का है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ये कुछ 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं। तो देखिए जल क्या है, ये यौगिक है, और जल का प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु के संयोग से मिलकर बना होता है, और ये अनुपात कैसा है, निश्चित है। और निश्चित है तो इसीलिए यौगिक जो है वो शुद्ध माना जाता है। अब देखिए जल जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है। लेकिन इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो यौगिक जो है जल वो आग को बुझा देता है। तो देखो इनका अपना अपना अलग अलग कार्य है। हाइड्रोजन क्या करता है, जलता है, और ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या जो जल बन जाएगा, और ये जल किसका काम में आता है, आग को बुझा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए किसी भी स्रोत से प्राप्त जो शुद्ध जल है, चाहे आपकी नदी हो, तालाब, जहाँ से भी शुद्ध जल प्राप्त होता है, या किसी भी विधि से निर्मित जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का जो अनुपात है वो 2:1 होगा। लेकिन यदि भार की बात करते हैं तो भार के विचार से यह अनुपात 1:8 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1:8 होता है, परमाणु क्रमांक होता है इसका, ठीक। अब जल के भौतिक और रासायनिक गुण इसके अवयवी तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से भिन्न होते हैं, क्योंकि जल का अपना अलग गुण होता है, हाइड्रोजन के अपने अलग गुण होंगे। ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सहायक है। हाइड्रोजन का क्या कार्य है, स्वयं जलता है। लेकिन जो जल है इसका अलग ही कार्य है। क्या कार्य है, आग को बुझा देगा, ठीक है। तो अपने अपने गुण हैं इसके। अब देखिए यौगिक भी 2 प्रकार के होंगे, एक तो कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक क्या होगा, कार्बन की रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मतलब जो कार्बन के रासायनिक यौगिक होते हैं वो कार्बन, मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित होगा, वो क्या होंगे, आपके कार्बनिक यौगिक होंगे।
प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग में दिया गया था कितनी है, तो 10 लाख से अधिक है। जीवन पद्धति में कार्बनिक यौगिकों की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी रहता है। तो कोई भी यदि आपको एक उदाहरण दे दें और वहाँ कार्बन या फिर हाइड्रोजन है तो आपको आसानी से पहचान में आ जाएगा कि ये कार्बनिक यौगिक है। अब ऐतिहासिक और कुछ परंपरागत कारणों से कुछ यौगिकों को कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। जैसे यहाँ अपवाद आप इनको मान सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2। तो यहाँ C आप देख रहे हैं कार्बन है, फिर भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो ये कुछ अपवाद रहेंगे क्योंकि परंपरागत कारणों से ही ये चले आ रहे हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO है जैसे हमारा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसमें भी कार्बन उपस्थित है, तो ये कार्बनिक यौगिक होना चाहिए, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये अकार्बनिक माने जाती हैं। तो ये दोनों अपवाद आपको याद रखने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब क्वेश्चन देगा और वहाँ आप कार्बन देखेंगे तो डायरेक्ट आप कह देंगे कार्बनिक यौगिक है। तो वैसे तो सभी जितने मतलब जहाँ पर भी कार्बन उपस्थित वो कार्बनिक यौगिक हैं, सिवाय आपके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़कर। अब सभी जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट है, एमिनो अम्ल है, प्रोटीन है, DNA RNA कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं ये सब, ठीक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं, इनमें कार्बन उपस्थित होता है। फिर देखिए कार्बनिक यौगिकों का उपयोग कहाँ होता है, तो कृत्रिम वस्त्र बनाने में, जैसे रेयान है, नायलॉन है, डेक्रोन, टेरिलीन आदि बनाने में होता है। इसके अलावा इनका उपयोग कीटाणुनाशक जो होता है DDT, ठीक है, गैमेक्सिन आदि में भी इसका उपयोग होता है। तो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कार्बनिक यौगिकों के गुण को लेकर के, उपयोग को लेकर के। अब आता है अकार्बनिक यौगिक। तो किसी भी पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक रासायनिक तत्व मतलब कार्बन को छोड़ दिया जाए तो एक निश्चित अनुपात में जब संयुक्त होते हैं तो वो अकार्बनिक यौगिक कहलाते। जैसे जल जो है हमारा, जल क्या है हमारा यहाँ पर अकार्बनिक यौगिक है। क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित नहीं है, ठीक है। फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं है वो क्या है, अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, यौगिक क्या होता है, यौगिक के प्रकार पढ़ लिए। अब हम देखते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या, कंपाउंड जिसे कहते हैं। तो मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है और यह एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तो शुद्ध तत्वों या यौगिक, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कि तत्व और यौगिक कैसे हैं, शुद्ध हैं, क्योंकि तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है और यौगिक भले ही 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है या 2 से अधिक, लेकिन इनका अनुपात निश्चित रहता है। लेकिन जो मिश्रण है इसमें इसे अशुद्ध क्यों माना जाता है, क्योंकि ये जो मिश्रण होता है इसमें कोई अनुपात निश्चित नहीं रहता है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। जैसे हमने कह दिया यहाँ पर वायु, तो वायु अनेक धूल कणों और गैसों का मिश्रण है, मतलब इसका अनुपात नहीं बता सकते कि इसमें कितनी % गैस मिली हुई है, ठीक है। तो ये जो मिश्रण है वो अशुद्ध है। अब मिश्रण के प्रकार देखिए। मिश्रण के अवयवी पदार्थों की प्रकृति तथा बने मिश्रण के गुण और संगठन के आधार पर मिश्रण को 2 वर्गों में हम बांटते हैं। एक तो समांग मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है विषमांग मिश्रण। तो समांग मिश्रण क्या होता है, तो आपको बता दें, ऐसा मिश्रण जो एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाए और जिसकी पहचान हम ना कर पाएँ वो आपका समांग मिश्रण होता है। जैसे हमने कह दिया, यहाँ पर हमने कह दिया जल, जैसे आपका जल है और जल में हम घोल दें क्या, शक्कर, क्या घोल दें, शक्कर। तो क्या आप फिर पहचान शक्कर को जल से अलग कर सकते हैं या जल को शक्कर से अलग कर सकते, नहीं कर सकते हैं। मतलब जो एक दूसरे में पूर्ण रूप से विलय हो जाए, मतलब घुल जाए, वो समांग होता है। और जैसे जो विषमांग मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, विषमांग मिश्रण मतलब जो एक दूसरे में घुलता नहीं है। जैसे हम यहाँ पर कह दें आपका, जैसे हमने कह दिया कि जो जल है, जल में हमने रेत डाल दी, क्या डाल दी, रेत डाल दी, तो ये एक दूसरे में पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा। हम जब भी चाहें जल को रेत से अलग कर सकते हैं, रेत को जल से अलग कर सकते हैं। तो ये होता, देखिए वैसा मिश्रण जिसमें उसके अवयव पूरी तरह से घुल जाते हैं, समांग मिश्रण। जैसे चीनी और नमक का विलयन हम बना देते हैं। चीनी और नमक को यदि हम पानी में घोल देते हैं तो फिर क्या आप उस पानी से चीनी और नमक को अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मतलब ये पूर्ण रूप से घुल चुके हैं। तो ये शुद्ध है, फिर विलयन है। फिर शुद्ध वायु, शुद्ध वायु का मतलब है जो शुद्ध वायु होगी इसका अनुपात निश्चित रहेगा।
पकी हुई दाल, जैसे हमने दाल को पका लिया किसमें, जल में, ठीक है। तो क्या फिर आप जल से दाल को अलग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और सभी प्रकार के जो विलयन होते हैं, मतलब जो एक दूसरे में घुल जाते, वही विलयन कहलाते हैं, ठीक है। तो समांग मिश्रण हो गया। फिर होता है आपका विषमांग मिश्रण। क्या होता है, विषमांग मिश्रण। तो विषमांग मिश्रण को पढ़ने से पहले हमें विलयन पढ़ना होता है, क्या कहलाता है, सॉल्यूशन जिसे कहते हैं। तो देखिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो आपका समांग मिश्रण है, मतलब एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जा रहा है, तो ये घुलना क्या कहलाता, विलयन क्या है, विलय क्या है, जैसे हमने नमक घोला किसमें, जल में। क्या घोल दिया, नमक घोल दिया हमने किसमें, जल में। तो यहाँ पर जल क्या है, नमक क्या है, ठीक है। तो जल क्या आपका विलय होगा या विलायक होगा या विलयन होगा। तो नमक और जल का जो मिश्रण बना वह तो क्या है, आपका पूरा का पूरा विलयन है। क्या है, विलयन है। अब इसमें जो अधिक मात्रा में रहेगा वो विलय होगा, और जो कम मात्रा में होगा वो जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक होगा, मतलब जो अपने आप में घोल लेगा पूरा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो आपका विलय होगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ विलयन, विलय, विलायक में पढ़नी है। फिर जो विलयन होता वो 3 प्रकार का होता, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। तो ये चीज़ें, तो देखिए विलयन जिसे सॉल्यूशन कहते हैं क्या है, और यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि पूछ लेता है विलयन है समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण। तो 2 या 2 से, ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही पदार्थों का मिश्रण बनाएंगे, हम कई पदार्थों का बना सकते हैं। जैसे हमने जल लिया, ठीक है, जल में एक साथ हम नमक शक्कर घोल सकते हैं, मतलब विलयन कई तत्वों से बना सकते हैं। तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या है, समांगी मिश्रण है। हम प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयन देखते हैं, जैसे नमक का जल में घोल देना तो एक विलयन बन गया, चीनी को जल में घोलना तो एक विलयन बन गया, ठीक है। अब देखिए, एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है, मतलब समांगिकता का एक दूसरे में समाने का गुण होता है। जैसे उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है, यह दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब देखिए, किसी विलयन को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक तो विलायक और विलय। तो यहाँ पर आपको विलायक और विलय पढ़ना है। अभी आगे चलकर आप पढ़ेंगे कोलाइड विलयन आता है, वहाँ पर आपको पढ़ना है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपण प्रावस्था। तो ये थोड़ा सा आप समझ करके पढ़िए, क्योंकि जब आप दोनों को पढ़ लेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो देखिए, विलयन को 2 भागों में बांटेंगे। वैसे तो आप समझ गए विलयन क्या होता है, जैसे हमने जल और नमक को घोल दिया, ठीक है, तो एक क्या बन गया, एक विलयन बन गया। अब यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर विलय पदार्थ कौन सा है और विलायक क्या है। तो 2 प्रकार होते हैं विलयन के। तो पहला है विलायक, यानी सॉल्वेंट, जो अपने आप में किसी दूसरी वस्तु को घोलेगा। तो विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो देखिए, जैसे हमने जल लिया तो जल क्या है, आपका विलायक है। क्यों है विलायक, क्योंकि जल जो है, जैसे हमने जल में नमक को घोला, किसको, तो नमक को घोला। तो यहाँ आप स्वयं बताइए कि नमक जब हम जल में घोलेंगे तो जल की अधिक मात्रा लेंगे या नमक की। तो बहुत सारे जल में हम थोड़ा नमक घोलते हैं, तो ज़्यादा जो मात्रा होती है, अधिक मात्रा होती, वो क्या कहलाता है, आपका विलायक कहलाता है। मतलब जो अपने आप में किसको घोल रहा है, नमक को, ठीक है। अब इसके उपयोग देखिए, यहाँ पर विलायक के उपयोग, इसके उपयोग औषधि उद्योगों में औषधि निर्माण के लिए, निर्जल धुलाई में होता है, इत्र के निर्माण में होता है, और अनेक प्रकार के पेय और खाद्य पदार्थों के निर्माण में होता है। अब विलय क्या होता है, तो वही विलय, मतलब विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। तो देखिए, जैसे जल और नमक हमने लिया था, ठीक है, तो यहाँ पर अधिक मात्रा किसकी थी, जल की, तो जल क्या हो गया था, हमारा विलायक हो गया था। और नमक की मात्रा कम थी तो ये क्या हो गया, विलय हो गया। मतलब जो दूसरी वस्तु में घुल रहा है वो क्या है, विलय है, ठीक है। अब देखिए, विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या याद रखना 10⁻⁻⁷ इस तरीके से लिखा जाएगा, सेंटीमीटर से कम रहती है। अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी हम नहीं देख सकते हैं। जैसे हमने नमक को जल में घोल दिया तो जो नमक होगा, इसके कण इतने सूक्ष्म होंगे कि उसको हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से भी नहीं देख पाएंगे। तो इसकी त्रिज्या पूछ लेता है, ठीक है। उदाहरण देखिए, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है और जल क्या है, विलायक है, ठीक है। तो चाहे नमक और जल का मिश्रण ले लें, या फिर हम नमक और जल और चीनी का मिश्रण लेंगे, तो आप ही बताइए कि जब जल में हम चीनी घोल रहे तो इसमें अधिक क्या लेंगे, हम जल लेंगे, और जल क्या होता है, विलायक हो गया। और चीनी कम मात्रा में ली है, चीनी क्या है, विलय है, ठीक।
अब देखिए एक होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। तो तनु विलयन क्या होता है? वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होगी। विलेय आप समझ गए, विलेय क्या है? जैसे नमक हमने लिया था, तो जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होगी वो तनु विलयन होगा। विलेय की मात्रा बहुत कम होगी, क्या होगी? बहुत कम होगी, ज़्यादा नहीं, क्या? वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी। जैसे हमने जल लिया और यहाँ हमने नमक लिया, तो यहाँ आपका जल है क्या? विलायक, और नमक क्या है आपका? विलेय। तो यहाँ विलेय की मात्रा यदि कम है तो वो क्या होगा? तनु विलयन होगा। यह बहुत पतला होता है। और सांद्र विलयन क्या होगा? जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होगी और विलायक की कम होगी, तो ये गाढ़ा बनेगा मिश्रण और ये सांद्र विलयन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। फिर आपका जो मिश्रण बनता है वो विलयन तैयार करता है। और विलयन दो प्रकार के होते हैं, विलयन जो होता है इसके दो प्रकार में इसको बांट देते हैं, विलेय विलायक के रूप में। मिश्रण दो प्रकार का, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। समांग मतलब जो एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाता है, और विषमांग मतलब जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए विलयन के गुण। तो विलयन आपको बता दिया क्या है, एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, जिसे हम 10⁻⁻ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसीलिए भी आँख से, ये साधारण आँख से नहीं देखे जा सकते। विलयन स्थायी और पारदर्शक होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है और पारदर्शक, मतलब इसके आर पार हम देख सकते हैं। जैसे हम नमक और जल को मिलाएंगे और एक गिलास में रखते हैं, तो ये कैसा होगा? पारदर्शी, इसको हम देख पाएंगे। फिर देखिए, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छनने की विधि के द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। यदि आप सोच रहे हैं कि जल को और नमक को हमने घोल लिया है और यदि हम इसको छन्नी के माध्यम से छानेंगे तो जल अलग हो जाएगा और नमक अलग हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। विलयन को यदि हम शांत छोड़ दें फिर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, क्योंकि ये इसमें घुल चुके होते हैं। अर्थात विलयन कैसा होता है? स्थायी होता है। ये साबित कर दिया यहाँ पर कि विलयन कैसा है? स्थायी है, पारदर्शक है। ठीक है। अब देखिए, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलेय की मात्रा मतलब विलेय जो है, जो कम मात्रा में हम जिसे हम विलायक में घोलते हैं। जैसे चीनी हो गई, ये क्या है? विलेय है। जैसे आपका नमक हो गया, ये क्या है? विलेय है। तो इन्हीं के आधार पर, इनकी मात्रा किस में कम है, किस में अधिक है, उसके आधार पर विलयन 3 प्रकार के होंगे। एक संतृप्त विलयन, एक असंतृप्त और अति संतृप्त। तो संतृप्त विलयन जो होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली रहती है। मतलब विलेय यदि अधिक है, अर्थात चीनी या नमक जो अधिक है, इसकी मात्रा यदि विलायक यानी जल में घुली हुई है, तो वैसा विलयन जिसमें और अधिक हम विलेय को नहीं घोल सकते, संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ पर आप समझिए कि जैसे यहाँ पर एक निश्चित मात्रा जल और नमक की हमने ली है और फिर उसमें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि और अधिक हम विलेय घोल दें, क्योंकि ये निश्चित कर दिया है, तो वो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। फिर देखिए, असंतृप्त वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय घोल सकते हैं। जैसे जल और नमक हमने लिया, क्या लिया? जल और नमक। तो इसमें ऐसा नहीं है कि और यदि हम नमक घोलना चाहें तो इसमें घोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं घोल सकते। तो जिसमें और अधिक विलेय घोला जाता है वो असंतृप्त विलयन होता है। और अति संतृप्त विलयन क्या है? तो जो संतृप्त विलयन है, क्या है संतृप्त विलयन? इसमें क्या होगा? वैसा विलयन, संतृप्त विलयन के तापमान को बढ़ाया जाता है तो वह कुछ और विलेय को, जब हम इसका, जैसे संतृप्त विलयन है तो एक निश्चित ताप पर क्या है, उसमें हम और अधिक विलेय नहीं घोल पा रहे, लेकिन जैसे ही इसके हम ताप को बढ़ा देंगे तो उसमें और अधिक विलेय हम घोल सकते हैं। तो यही फिर क्या बन जाता है? आपका अति संतृप्त विलयन बन जाता है और इसकी सांद्रता अधिकतम हो जाती है। ठीक है। तो ये होते हैं विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन 3 प्रकार के, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। अब देखिए, तापमान बढ़ने पर, तापमान जब बढ़ता है तो ठोस और द्रव, मतलब तापमान बढ़ने पर ठोस और द्रव की क्या बढ़ती है? विलेयता बढ़ जाती है। विलेयता आप समझ गए, जिसमें घोलने का गुण होता है। जल आप विलेयता बढ़ जाती है, मतलब ये विलेयता से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलेय पदार्थ क्या है, विलेयता क्या है, विलयन क्या है। जबकि गैसों की विलेयता घट जाती है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ठोस और द्रव की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाती है। और गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी विलेयता कम हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर ये आपको याद रखना है, विलायक तथा विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 भागों में बांटते हैं।
तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पर विलायक है आपकी क्या, गैस, और गैस में विलेय गैस है, ठीक है। जैसे हम गैस में गैस को घोलते हैं तो ये एग्जाम्पल होता है वायु का। गैस में द्रव, भाप और कोहरा बनता है। गैस में ठोस से धुआं, धूल भरी आंधी। द्रव में गैस तो कोल्ड ड्रिंक्स। द्रव में द्रव, दूध पानी बनेगा। द्रव में ठोस, शरबत, चीनी, पानी। ये डेली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ये आपको याद रहेंगे। द्रव में गैस, कपूर में वायु, स्पंज। ठोस में द्रव, गिरीस। ठोस में ठोस मिश्र धातु, पीतल बनता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। और अभी आप परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसी प्रकार की कुछ चीज़ें कोलाइड विलयन में देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया आपका विलयन। अब देखिए विलेयता क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या विलेयता, सॉल्युबिलिटी क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन भी यहाँ पर लिया है, किस तरीके से पूछा गया था। तो किसी निश्चित ताप एवं दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को, मतलब 100 ग्राम विलायक लिया, विलायक क्या है, जल, तो 100 ग्राम हमने क्या लिया, जल लिया। इसमें घुलने वाले विलेय की मात्रा, मतलब 100 ग्राम जल में हम अधिकतम कितना विलेय घोल सकते हैं। जैसे विलेय क्या है हमारा, नमक है, तो हम 100 ग्राम जल में कितना अधिकतम नमक घोल सकते हैं। तो वही यहाँ पर डेफिनेशन में कहा गया है कि किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की विलायक में विलेयता कहते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है, विलेयता बराबर हो जाएगा विलेय की मात्रा, मतलब कितना विलेय घुला है, और विलायक की मात्रा गुणित 100। अब क्वेश्चन दिया है 5 किलोग्राम जल में 2 किलोग्राम चीनी मिलाई गई है, तो विलेयता ज्ञात करिए। तो जब जिसने विलयन नहीं पढ़े होंगे, विलेयता क्या है, विलेय क्या है, विलायक क्या है, तो वो इसका क्या आंसर दे पाएगा, आप स्वयं बताइए, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ जल क्या है हमारा, तो जल तो है आपका विलायक, क्या है, जल विलायक है। इसके बाद यहाँ चीनी जो 2 किलोग्राम दी गई है, तो चीनी क्या है यहाँ पर हमारी, चीनी है हमारी विलेय। तो जब हमें दो चीज़ें पता हैं तो हमें विलेयता ज्ञात करनी है, और विलेयता भी हमने पढ़ ली है सूत्र के माध्यम से, तो इसमें मान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ विलेय दिया है, चीनी है विलेय 2 किलोग्राम, और विलायक क्या है आपका, जल है, और 5 किलोग्राम, ठीक है। देखिए कैसे अब इसको हम निकालेंगे। तो विलेयता का सूत्र है, तो विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय कितना दिया है 2 किलोग्राम, विलायक कितना दिया 5 किलोग्राम। तो हमने 2 किलोग्राम विलेय लिख लिया और 5 किलोग्राम क्या लिख लिया हमने, विलायक लिख लिया। गुणा में 100 है, बस इसको आपको काटना है। 5 से 20 बार में कट जाएगा, और 20 का दूना कितना हो जाएगा 40। तो विलेयता कितनी आ जाएगी आपकी, 40 आ जाएगी। तो ऐसे और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कुछ छोटे से क्वेश्चन होते हैं, इनको भी हम गलत कर जाते हैं, तो थोड़ा सा आप याद रखिए, ठीक है। अब देखिए विलयन का सांद्रण क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। मतलब विलायक क्या है, जल है, और इसमें विलेय की जो मात्रा होगी, तो वही कहा है कि इकाई मात्रा जो होगी वो ही विलयन का सांद्रण कहलाएगा। जिस विलयन में विलेय की मात्रा पर्याप्त होती है वो सांद्र, ये आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये हुआ आपका तत्व, मिश्रण, यौगिक क्या होते हैं, विलयन क्या है, विलायक क्या है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। अगले सेशन में आपकी परिक्षेपण, निलंबन, कोलाइड, वास्तविक विलयन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये कल के सेशन में हम देखेंगे। यदि आज के सेशन में आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट बन रहा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और यदि आपको क्लास पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।